हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं कृति श्रीवास्तव आज गृह विज्ञान विषय में परिसंचरण तंत्र के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। यह परिसंचरण तंत्र कक्षा 12 का सिलेबस चैप्टर 2 है और ये क्लास बीए फर्स्ट ईयर का बीए भाग्य के फर्स्ट पेपर का भी चैप्टर है। इसका सिलेबस है, ये जो है बीए फर्स्ट ईयर के बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं, इससे ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। तो हम पहले परिसंचरण तंत्र के बारे में जानेंगे कि परिसंचरण तंत्र है क्या। इसको इंग्लिश में कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो परिसंचरण तंत्र अगर हम इसका विच्छेद करते हैं, परिसंचरण का विच्छेद करते हैं तो आ जाता है परिघन संचरण, जिसमें परिघन का अर्थ होता है चालन और संचरण का अर्थ होता है घूर्णन या भ्रमण। और तंत्र अंगों का समूह होता है। तो ऐसा तंत्र, ऐसे अंगों का समूह जो कि चारों ओर घूमता है, उसी को हम क्या कहते हैं, परिसंचरण तंत्र। लेकिन हमारे शरीर के लिए विज्ञान में, साइंस में इसका क्या महत्व है, इसको क्यों लिया गया है? क्योंकि हम जानते हैं परिसंचरण तंत्र हमारे शरीर का अति महत्वपूर्ण अंग है। क्योंकि हम जानते हैं कि पाचन तंत्र द्वारा भोजन को ग्रहण किया जाता है, उसका पाचन होता है और शोषण होता है। अब इस बचे हुए भोजन को, जो अवशोषित हुए भोजन को, जो हमारे पोषक तत्व होते हैं उनको और ऑक्सीजन को हमारे शरीर के प्रत्येक भागों, उनकी कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य भी होता है। तो इस कार्य को कौन संपन्न करता है? हमारे परिसंचरण तंत्र करता है, जो कि इससे मिले हुए अंग होते, जो हमारे परिसंचरण तंत्र के अंग होते हैं, वो हमारे शरीर के प्रत्येक भागों तक, हमारे छोटी छोटी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन और पौष्टिक तत्वों को पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो ये परिसंचरण तंत्र करते हैं, क्योंकि इसी के द्वारा ही जब भोजन का पाचन हो रहा है, भोजन के पाचन के बाद उसको शरीर तक पहुंचाना भी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो उस महत्वपूर्ण कार्य को कौन संपन्न करता है? परिसंचरण तंत्र। इसी के द्वारा इसके बाद जो है हमारा उत्सर्जन या उत्सर्जी क्रिया भी होती है। ये हमारे शरीर के जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं, हानिकारक पदार्थ होते हैं, उनको भी उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। जैसे हमारे शरीर के जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, उनको फेफड़ों तक पहुंचाती है, जिससे कि हम बाहर निकालते हैं। हमारे जो यूरिया होते हैं, उनको उत्सर्जी अंग तक पहुंचाती है। ये सब हमारे परिसंचरण तंत्र के अंग ही कार्य करते हैं, जो कि समूह में चारों ओर हमारे शरीर के प्रत्येक भागों तक अपने कार्य को संपन्न करते हैं। अब इसके जो महत्वपूर्ण जो भाग होते हैं, इसमें कौन कौन से अंग शामिल होते हैं जो कि इस कार्य को संपन्न करते हैं? इसके परिसंचरण तंत्र के मुख्य दो भाग होते हैं। परिसंचरण तंत्र के दो भाग हैं। एक आपका आता है रक्त परिसंचरण तंत्र, दूसरा है लसिका तंत्र, लसिका परिसंचरण तंत्र। ये दोनों भाग ही हमारे शरीर तक, हमारे शरीर के प्रत्येक भाग तक, उनकी कोशिकाओं तक रक्त और ऑक्सीजन को, पौष्टिक तत्वों को पहुंचाने का कार्य करते हैं। अब सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे? रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। अब हम देखते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र क्या है, इसके कौन कौन से घटक होते हैं और इसके अंतर्गत कौन कौन से अंग कार्य करते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र वे तत्व या वे अंग जो कि हमारे शरीर के प्रत्येक भागों तक रक्त को पहुंचाने का कार्य करते हैं, वो हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आते हैं। इसमें एक ही अंग नहीं होते,
बल्कि इसमें कुछ वाहिनियाँ क्या नाम है रक्त कणिकाएँ होती हैं, नलिकाएँ होती हैं और हमारे अंग होते हैं जो कि शरीर के प्रत्येक अंगों तक, प्रत्येक भाग तक रक्त को पहुंचाते हैं और वहां से व्यर्थ पदार्थों को वापस लाने का कार्य भी करते हैं। ऐसे अंगों के समूह को ही हम रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत जैसे आपका रुधिर है, हृदय, धमनी और शिरा, ये सारी चीजें आती हैं इसके अंतर्गत रक्त परिसंचरण तंत्र। रुधिर ये रक्त होता है जिसको कई नामों से जानते हैं, रुधिर भी कहते हैं, रक्त भी कहते हैं, इंग्लिश में ब्लड भी कहते हैं, खून भी कहते हैं। तो इनको जो पहुंचाता है वो हृदय के द्वारा होता है। हमारे शरीर में जब भोजन का अवशोषण होता है और अवशोषित होने के बाद जो ब्लड के रूप में परिवर्तित हो जाता है वो हृदय क्या करता है, वो हमेशा अनवरत धड़कता रहता है, चलता रहता है और जब वो एक झटका एक पंप करता है उसी समय ही जो ब्लड होता है वो झटके के साथ बाहर निकलता है और इसके माध्यम से धमनी के माध्यम से पूरे शरीर में प्रोवाइड होता है, अर्थात फैल जाता है या जाता है नलिकाओं के माध्यम से, धमनी के माध्यम से। और वापस जब हमारा शरीर कार्य करता है, मशीन चलता रहता है तो हमारे शरीर में कुछ अशुद्धियाँ आ जाती हैं, अर्थात हमारे ब्लड में जो अशुद्धियाँ आती हैं वो किसके द्वारा, इस शिराओं के माध्यम से वापस आ जाता है, किसमें, हृदय में। तो ये कार्य जो चक्र होता है वो हमेशा अनवरत चलता रहता है, हृदय से ही निकलता है और फिर हृदय में आ जाता है। ये धमनी के माध्यम से बाहर जाता है, ये धमनी में ही शुद्ध रक्त होता है। ये धमनी आगे इसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा जानकारी आपको मिलेगी, तभी थोड़ा सा बता देते हैं इसमें कि जो धमनी होती है, धमनियाँ ही मोटी होती हैं जो आगे जाकर फिर ये पतली पतली शाखाओं में बढ़ जाती हैं, शिरा हो जाती है, फिर शिराएँ जो है और एक बाल के समान महीन हो जाती हैं जो कि कई पूरे शरीर में एक जाल की तरह फैली होती हैं जो हमारे शरीर के अशुद्ध रक्त को वापस लाने का कार्य करती है। तो ये क्रिया रक्त ले जाने का और अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त को ले जाने का, अशुद्ध रक्त को लाने का कार्य निरंतर अनवरत चलता रहता है, बिना रुके बिना थके। हृदय के बारे में आपने पहले भी, हमने जब पेशी के बारे में बताया था या पहले के पिछले कक्षा में पढ़े होंगे कि हृदय जो है ये अनवरत चलता है, ये हृदय पेशी से बना होता है। और अनैच्छिक पेशी क्या होती है, कभी रुकती थकती नहीं है। जो हृदय का कार्य होता है वो अनैच्छिक पेशी के समान कार्य करता है और जो इसकी संरचना होती है वो ऐच्छिक पेशी के समान होती है, अर्थात रैखिक पेशी के समान होती है। ये कभी रुकती और थकती नहीं है। अगर ये रुक जाए या थक जाए तो व्यक्ति का जीवन ही समाप्त हो जाता है। तो हम अब इसके बाद पहले रुधिर के बारे में पढ़ते हैं, फिर हृदय, धमनी और शिरा, इन सब के बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। तो पहले हम रुधिर के बारे में जानते हैं। रुधिर क्या है? रुधिर, जिसको इंग्लिश में ब्लड कहते हैं। इसके कई नाम हैं, रक्त कहिए या खून कहिए, ब्लड कहते हैं। तो ये हमारे शरीर में चलता रहता है, हमारे शरीर में इसका कार्य होता रहता है, क्योंकि जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसका जब अवशोषण या पाचन हो जाता है तो वही रुधिर के रूप में परिवर्तित हो जाता है और हमारे शरीर के प्रत्येक भागों में उन कोशिकाओं को एक भोजन के रूप में या पौष्टिक तत्वों के रूप में वो कार्य करता है, जिससे कि हमारी कोशिकाएं बनती रहती हैं, अपना कार्य करती रहती हैं। और कोशिकाएं ही नहीं, शरीर के प्रत्येक जो अंग होते हैं वो निरंतर अपना कार्य करते रहते हैं, क्योंकि कोई भी कार्य, चाहे वो मशीन हो, चाहे एक जीवित प्राणी हो या निर्जीव हो, किसी को भी चलने के लिए उसको भोजन की आवश्यकता होती है। तो जो हमारा शरीर है, अगर हम शरीर हमारा चल रहा है, हमारा चलता रहता है, तो उसको चलने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो भोजन हम ग्रहण करते हैं तो उसका जब पाचन होता है
वही पाचन, उसके जो पौष्टिक तत्व होते हैं अवशोषित होकर ब्लड में परिवर्तित होते हैं और शरीर की छोटी छोटी कोशिकाओं अंगों को पहुंचाकर उनका निर्माण भी करती हैं और उनकी सुरक्षा करती हैं, उनको आगे चलने के लिए, निरंतर कार्य करने के लिए उनको मजबूती भी प्रदान करती हैं। तो ये जो ब्लड होता है वो हमारे शरीर के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। हमारे शरीर में जो रक्त होता है, व्यक्ति के, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में जो रक्त होता है वो उनके शरीर के भार के लगभग 7 से 8% होता है। शरीर के भार के 7 से 8% होता है। अगर ऐसे हम लीटर के बारे में जानेंगे तो लगभग 5 से 6 लीटर, एक स्वस्थ व्यक्ति में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। इसका जो रक्त का पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। इसका स्वाद जो होता है हल्का नमकीन, अपारदर्शी और क्षारीय होता है। अपारदर्शी क्योंकि जैसे अगर ब्लड जहाँ होता है, ब्लड के आर पार दिखाई नहीं देता। अगर पारदर्शी का देखें तो पार जैसे जो पानी होता है वो पारदर्शी होता है, कांच होता है वो पारदर्शी होता है, हम उसके आर पार देख सकते हैं। लेकिन जो ब्लड होता है वो अपारदर्शी होता है और स्वाद में हल्का नमकीन होता है और ये क्षारीय होता है, जिसका पीएच मान 7.4 होता है।